हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापत आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक शुरू किया है जनरल साइंस का, कोशिका, एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। आपको इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपने कभी देखी नहीं है। और देखिए मित्रों, ये जो वीडियो है, इस टॉपिक में से दोस्तों प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक एकदम ध्यान से देखना। देखिए मित्रों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कोशिका, सेल। और देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन बात करें कि कोशिका होती क्या है। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका है वो किसी भी सजीव के, चाहे अपन कोई भी सजीव ले ले, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, तो कोशिका जो है वो प्रत्येक सजीव के शरीर की क्रियात्मक वह संरचनात्मक इकाई है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन बात करें कोशिका की कि कोशिका है क्या। तो जो कोशिका है वो प्रत्येक सजीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु हो, तो प्रत्येक सजीव की शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यानी प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। और यदि अपन बात करें हमारे शरीर की, तो जो हमारा शरीर है वो एक बहुकोशिकीय जीव है। यानी जो हमारा शरीर है उस शरीर के अंदर अनेक कोशिकाएं पाई जाती है और ये कोशिकाएं अनगिनत होती है, करोड़ों या अरबों कोशिकाएं होती है। अब देखिए मित्रों, यदि अपन बात करें कोशिका की खोज की, तो जो कोशिका की खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। तो देखिए मित्रों, कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो की थी 1665 के अंदर, 1665 के अंदर। अब देखिए मित्रों, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वो कोशिका कॉर्क की पतली काट के द्वारा खोजी गई थी। और देखिए मित्रों, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी वो एक मृत कोशिका थी। तो देखिए मित्रों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, परंतु रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। अब देखिए मित्रों, क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले थे ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका की यदि अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। परंतु यदि क्वेश्चन आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप बता दोगे ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की थी 1674 के अंदर। अब देखिए मित्रों, यदि अपन कोशिका की बात करें तो जो कोशिका होती है ये बहुत छोटी होती है। और यदि अपन कोशिका के औसत आकार की बात करें तो कोशिका का जो औसत आकार है वो औसत आकार होता है इसका व्यास, और वो व्यास होता है 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन के मध्य, 20 माइक्रोन। और यदि अपन माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। यानी जो सभी कोशिकाओं की बात करें तो सभी कोशिकाओं के औसत आकार जो होता है वो आकार होता है व्यास के अंदर 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन के मध्य। और देखिए मित्रों, यदि अपन सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और उस कोशिका का जो औसत व्यास है वो व्यास होता है लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। तो देखिए मित्रों, जो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और देखिए मित्रों, उसके जो औसत व्यास है वो होता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। अगर अपन बात करें, एक मेन क्वेश्चन आता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल। तो देखिए मित्रों, कोशिका का जो अध्ययन है उस अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कभी कभार हिंदी के अंदर भी हमारे को साइटोलॉजी लिखा होता है और कभी कभार कोशिका विज्ञान भी लिखा मिल सकता है। तो या तो अपन कोशिका विज्ञान बोल देंगे हिंदी में, या फिर कभी कभी कोशिका विज्ञान नहीं देकर साइटोलॉजी लिखा होता है, और ज्यादातर अपने को साइटोलॉजी ही मिलता है। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका का अध्ययन है उस अध्ययन को अपन नाम दे देंगे साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी के अंदर हम सभी कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं।
अब देखिए मित्रों, अगली हम बात करें अब देखिए दोस्तों, ये तो अपन ने कोशिका की बारे में बात कर ली कि कोशिका होती क्या है और उसकी खोज किसने की। अब यदि हम बात करें कोशिका के स्ट्रक्चर की या कोशिका की संरचना की, तो देखिए मित्रों, जो कोशिका की संरचना की बात करें तो कोशिका के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। और यदि अपन तीनों भाग की बात करें तो सबसे पहला जो भाग होता है वो है मित्रों कोशिका आवरण। कोशिका आवरण। दूसरे भाग की बात करें तो वो है कोशिका द्रव्य। और तीसरी भाग की बात करें तो वो है केंद्रक। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका है उस कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला हो गया कोशिका आवरण, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य और तीसरा हो गया केंद्रक। अब देखिए मित्रों, हम एक एक को मतलब एकदम पूरा डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कोशिका आवरण की। तो देखिए मित्रों, कोशिका का मतलब तो आप समझ ही गए, कोशिका, और आवरण का मतलब चारों तरफ की झिल्ली। अब देखिए मित्रों, कोशिका आवरण की बात करें तो कोशिका का जो आवरण होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है वो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला जो भाग है वो है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन बात करें कोशिका झिल्ली की। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका झिल्ली है ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। देखिए मित्रों, कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है वो पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। और देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका झिल्ली है ये एक त्रिस्तरीय परत होती है। त्रिस्तरीय परत होती है। और देखिए मित्रों, यदि अपन कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की। और देखिए मित्रों, कभी कभार हमारे को प्रोटीन और लिपिड का भी बोल सकता है, और लिपिड का मतलब होता है वसा। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु और पादप दोनों कोशिका के अंदर पाई जाती है। ये एक त्रिस्तरीय परत है और ये जो बनी होती है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। और यदि अपन बात करें जो हमारी कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। चयनात्मक पारगम्यता। तो देखिए मित्रों, जो हमारी कोशिका झिल्ली है ये प्रत्येक जीवों के अंदर चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। और चयनात्मक पारगम्यता का मतलब है कि झिल्ली के आर पार जाने वाले पदार्थों को यह पार करने से रोकती है। यानी ये सभी पदार्थों को चेक करती है कि किस पदार्थ को अंदर प्रवेश कराना है और किस पदार्थ को बाहर निकालना है। इस कारण से इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये जो झिल्ली है ये चयनात्मक पारगम्यता का कार्य करती है। और देखिए मित्रों, ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए मित्रों, दूसरी यदि अपन कोशिका आवरण की बात करें तो जो हमारा दूसरा कोशिका आवरण है, दूसरा है कोशिका भित्ति। जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। अब देखिए मित्रों, कोशिका भित्ति की बात करें तो जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादपों में पाई जाती है या फिर पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें, यह मृत भित्ति होती है। यह मृत भित्ति है। तो देखिए मित्रों, पादपों में पाई जाती है, मृत भित्ति है। और मृत भित्ति होने के कारण यह केवल आवरण का कार्य करती है और आवरण के द्वारा यह पेड़ पौधों की सुरक्षा का कार्य करती है। अब यदि अपन कोशिका भित्ति की बात करें तो जो कोशिका भित्ति है यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा भी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे अपन बात करें पॉलीसैकेराइड,
और इसके अलावा पेक्टिन इत्यादि। तो ये सभी पदार्थ मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं और कोशिका भित्ति जो है वो एक मृत भित्ति है जो केवल आवरण का कार्य करती है, इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं होता है। अब देखिए मित्रों, अपन ने कोशिका आवरण के बारे में पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करें कोशिका द्रव्य होता क्या है। तो देखिए मित्रों, जो केंद्रक है, इस केंद्रक और कोशिका आवरण के बीच में कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ भरा होता है और उसी पदार्थ को अपन नाम देते हैं कोशिका द्रव्य। अब देखिए मित्रों, जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं और जो कोशिकांग है ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए मित्रों, इसके अंदर जो भी कोशिकांग है उन सभी के बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो कोशिकांग लेंगे वो अपन लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। अब देखिए मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके खोज की, कि इसकी खोज किसने की। तो देखिए मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की वो खोज की कोलिकर ने, और इसका जो नामकरण है, नामकरण किया था सी बेंदा ने। कहीं बेंडा लिखा मिलेगा और कहीं बेंदा लिखा मिलेगा। तो देखिए मित्रों, इसकी जो खोज करने वाले थे कोलिकर, और इसका जो नामकरण है वो नामकरण किया था सी बेंदा ने। अब देखिए मित्रों, अगली अपन बात करें, ये एक देखिए मित्रों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होता है वो कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा का संश्लेषण करना होता है, और आवश्यक ऊर्जा का संश्लेषण करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका का शक्ति ग्रह है वो कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और देखिए मित्रों, अगली अपन बात करें तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया पर द्विस्तरीय आवरण होता है, यानी द्विस्तरीय झिल्ली होती है। तो इस पर द्विस्तरीय झिल्ली होती है। अब देखिए मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगले अपन कोशिकांग की बात करें तो जो हमारा अगला कोशिकांग है, अगला हमारा कोशिकांग हो जाएगा लवक, जिसको अपन बोलते हैं प्लास्टिड। अब देखिए मित्रों, लवक की बात करें तो जो लवक है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो बात करें यह है वर्णी लवक, जिसको अपन बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। दूसरा जो है वो है अवर्णी लवक, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा जो है वो है हरित लवक, जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए मित्रों, मुख्य रूप से लवक की बात करें तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णी लवक, दूसरा है अवर्णी लवक और तीसरा है हरित लवक। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले वर्णी लवक की बात करें तो देखिए मित्रों, पेड़ पौधों के अंदर देखिए मित्रों, जो लवक है, ये लवक मुख्य रूप से पौधों के अंदर ही पाया जाता है, यानी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और जो लवक है, जो वर्णी लवक का कार्य होता है कि पेड़ पौधों के अंदर जो फूल और फल होते हैं, उन फलों का विभिन्न रंगों में होना वो वर्णी लवक के लिए आवश्यक है, यानी वो सारे के सारे
वर्णी लवक के कारण ही होते हैं। दूसरा, अपन अवर्णी लवक की बात करें तो ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई फिक्स रंग नहीं होता। और तीसरा जो मुख्य है वो है हरित लवक। अब देखिए मित्रों, जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, ये पौधों की पत्तियों के अंदर होता है और इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है और इस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल वर्णक। तो देखिए मित्रों, जो हरित लवक है, ये हरित लवक पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है, जो पेड़ पत्तियों के हरे रंग का मुख्य कारण भी है। अब देखिए मित्रों, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है और ये क्लोरोफिल वर्णक सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तो देखिए मित्रों, क्लोरोफिल वर्णक कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये पेड़ पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं, भोजन का संश्लेषण करते हैं। और ये जो क्रिया है, इस क्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए मित्रों, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल वर्णक होता है। यह क्लोरोफिल वर्णक कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के पश्चात पेड़ पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण करता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, जो हमारा हरित लवक है, यह हरित लवक पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करता है। इस कारण से इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका का रसोई घर किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरित लवक। तो देखिए मित्रों, हरित लवक पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करता है और इसी कारण से इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें, जो हरित लवक है, इस पर भी द्विस्तरीय झिल्ली होती है, द्विस्तरीय झिल्ली। देखिए मित्रों, कोशिका की बात करें तो ऐसे केवल 3 ही पार्ट्स ऐसे हैं या 3 ही अंग ऐसे हैं जिनके अंदर द्विस्तरीय झिल्ली होती है, जिनमें से सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया था, दूसरा हरित लवक हो गया और जो अगला आएगा वो हम उसके अंदर बता देंगे। अब देखिए मित्रों, लवक के बाद में यदि अपन अगले कोशिकांग की बात करें तो जो हमारा अगला कोशिकांग है, और देखिए मित्रों, कभी कभार हमारे को जो लवक है, इस लवक की खोजकर्ता की बात कर ले तो इसका जो खोजकर्ता है वो है हैकल। तो देखिए मित्रों, हैकल ने लवक की खोज की थी। ज्यादा नहीं पूछा जाता है, परंतु पूछे तो यदि मतलब आप हैकल को टिक कर देना। अब देखिए मित्रों, यदि अपन तीसरे कोशिकांग की बात करें तो जो तीसरा कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। तो देखिए मित्रों, लाइसोसोम की बात करें तो जो हमारा लाइसोसोम है, इसकी खोज की थी डी ड्यूवे। अब देखिए मित्रों, लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूवे ने। और देखिए मित्रों, लाइसोसोम की बात करें तो जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम का मुख्य जो कार्य होता है वो कोशिका के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो कटी फटी और जो मृत कोशिकाएं हैं उनका भक्षण करके उनका अपघटन करना। तो देखिए मित्रों, जो लाइसोसोम है, ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कटी फटी और जो मृत कोशिकाएं हैं उनको खाकर इनका भक्षण करता है और इनका अपघटन करता है। और इनके जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसे जल अपघटनी एंजाइम भी कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, इसके अंदर एक एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको अपन जल अपघटनी एंजाइम भी कहते हैं। अब देखिए मित्रों, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये ही मृत कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करता है, परंतु कभी कभार ये एंजाइम इतना ज्यादा सक्रिय होता है कि ये मृत कोशिकाओं के साथ साथ जीवित कोशिका और अपने खुद के पदार्थ का ही भक्षण कर लेता है। इस कारण से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है।
देखिए मित्रों, ये जो टॉपिक है, ये मतलब जो पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। और तो देखिए मित्रों, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये ज्यादा सक्रिय होने की वजह से ये जीवित मृत कोशिकाओं के साथ साथ जीवित कोशिकाओं का भी भक्षण कर लेते हैं, और इसी कारण से अपन इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। जो हमारा नेक्स्ट कोशिकांग है, नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है राइबोसोम। अब देखिए मित्रों, राइबोसोम की बात करें तो जो राइबोसोम है, इसकी खोज की बात करें तो राइबोसोम की खोज की थी क्लाड ने, और इसका जो नामकरण है वो नामकरण किया था पेलेट ने। तो देखिए मित्रों, राइबोसोम की खोज की थी क्लाड ने और इसका नामकरण किया था पेलेट ने। अब देखिए मित्रों, अगली अपन बात करें, राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो देखिए मित्रों, जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण करने का कार्य राइबोसोम का होता है, और प्रोटीन का संश्लेषण करने के कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री। तो कई बार हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन से कोशिकाओं को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम वो कोशिकांग है जो हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिस कारण से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला अपन बात करें, अब देखिए मित्रों, यदि अपन बात करें यूकैरियोटिक जीवों की या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो देखिए मित्रों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम का जो प्रकार होता है वो होता है 80S। और प्राकैरियोटिक की बात करें, प्राकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो उसके अंदर होता है ये 70S प्रकार का। तो देखिए मित्रों, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो इसका जो प्रकार होता है वो होता है 80S, और प्राकैरियोटिक के अंदर होता है 70S। देखिए मित्रों, 4 कोशिकांग के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो 5वां कोशिकांग है वो है अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए मित्रों, अगली अपन बात करें अंतःपर्दवी जालिका की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो देखिए मित्रों, ये जो अंतःपर्दवी जालिका है, ये सूक्ष्म नलिकाओं की एक जालिका होती है, एक गुच्छा होता है, और जिसका मुख्य रूप से कार्य होता है कि केंद्रक व कोशिका आवरण के बीच में, कोशिका आवरण के बीच में परिवहन का कार्य करना। तो देखिए मित्रों, जो अंतःपर्दवी जालिका है ये एक सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका होती है, और जिसका मुख्य कार्य होता है केंद्रक और कोशिका आवरण के बीच में परिवहन का कार्य करना। अब देखिए मित्रों, अंतःपर्दवी जालिका की बात करें तो जो अंतःपर्दवी जालिका है ये 2 प्रकार की होती है। जो पहला प्रकार है वो है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, पर्दवी जालिका, और दूसरी हो जाएगी खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। तो देखिए मित्रों, जो अंतःपर्दवी जालिका है ये 2 प्रकार की है। पहली है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरी है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। सबसे पहले मैं खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका की बात करूंगा। तो देखिए मित्रों, जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है, इस खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर क्या होता है दोस्तों कि छोटे छोटे सूक्ष्म दानों के आकार के राइबोसोम लगे होते हैं। और देखिए मित्रों, राइबोसोम लगे होने के कारण ही इसको खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इस कारण से जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है, इस खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका का मुख्य कार्य हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना।
तो देखिए मित्रों, जो अंतःपर्दवी जालिका है इस पर छोटे छोटे राइबोसोम चिपके होते हैं, इस कारण से इसका नाम दे दिया कुर्दरी अंतःपर्दवी जालिका, और इसका कार्य हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। दूसरा अपन बात करें चिकनी अंतःपर्दवी जालिका की। तो देखिए मित्रों, जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है इस पर किसी प्रकार के कोई भी कण चिपके हुए नहीं होते, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है लिपिड यानी वसा का संश्लेषण करना। तो देखिए मित्रों, लिपिड या वसा का संश्लेषण करने का जो कार्य है वो कार्य होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका की। अगला अपन कोशिकांग की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट कोशिकांग है नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग है वो हो जाएगा गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी। अब देखिए मित्रों, गोल्जी काय की बात करें तो जो गोल्जी काय है, गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी, तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी काय की खोज हुई। अब देखिए मित्रों, जो गोल्जी काय है ये भी नलिकाओं के गुच्छे हैं। तो देखिए मित्रों, जो गोल्जी काय है वो नलिकाओं के गुच्छे हैं, और जिनका मुख्य जो कार्य है वो मुख्य कार्य है प्रोटीन, पेक्टिन व शर्करा का संश्लेषण करना, और संश्लेषण के साथ साथ स्त्रावण करना। तो देखिए मित्रों, इसका जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन, पेक्टिन, शर्करा का संश्लेषण और स्त्रावण करने का जो मुख्य कार्य है वो है गोल्जी काय का, और ये भी नलिकाओं का एक गुच्छा होता है। नेक्स्ट अपन कोशिकाओं की बात करें तो जो अगला कोशिकांग है वो हो जाएगा तारक काय। अब देखिए मित्रों, यदि अपन तारकाय की बात करें सेंट्रोसोम की, तो देखिए मित्रों, जो तारकाय है इस तारकाय की जो खोज है वो खोज की थी वॉन वेंडेन ने। तो वॉन वेंडेन के द्वारा तारकाय की खोज की गई। और यदि अपन तारकाय की बात करें तो ये तारे के समान एक आकृति होती है जो केंद्रक के पास पाई जाती है, और इस तारकाय के अंदर दो तारक केंद्रक होते हैं, यानी एक तारकाय के अंदर दो केंद्रक होते हैं, और ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब देखिए मित्रों, जो तारकाय है इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए मित्रों, जंतु कोशिका के अंदर जब कोशिका विभाजन होता है उस विभाजन के समय ये तर्कु तंतु का निर्माण करती है, यानी फाइबर्स का निर्माण करती है, और यही वो तर्कु तंतु है जो दो कोशिकाओं को अलग तोड़ने में सहायता करते हैं। अब ये किस प्रकार से कार्य करता है वो सारा कुछ अपन देखेंगे कोशिका विभाजन के अंदर। वहां पे मैं आपको एकदम पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा कि तारकाय किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से तर्कु तंतु का निर्माण होता है। नेक्स्ट कोशिकांग की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट कोशिकांग है वो है रिक्तिका, वैक्यूल्स। तो देखिए मित्रों, रिक्तिका की बात करें तो ये बुलबुले की समान संरचना होती है, और ये हमारे जो कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य के समान बुलबुले के समान आकृति में पाई जाती है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो जल है उसके अलावा अनुपयोगी पदार्थ है, अनुपयोगी व अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करना। तो देखिए मित्रों, जो हमारी वैक्यूल्स है रिक्तिका, ये बुलबुले की समान आकृति की होती है, और इसका मुख्य कार्य होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी जल, अनुपयोगी पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सभी को संग्रह करना और हमारे कोशिका द्रव्य को साफ रखना।
तो ये मुख्य कार्य होता है। तो ये सारे के सारे जो 8 थे, ये सारे के सारे कोशिकांग थे। इसके अलावा अब अगला अपन पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। कोशिकांग के बाद अगले अपन टॉपिक की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक, न्यूक्लियस। अब देखिए मित्रों, केंद्रक की बात करें तो सबसे पहला जो इसका मुख्य क्वेश्चन आता है वो आता है केंद्रक की खोज का। और केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो देखिए मित्रों, केंद्रक की जो खोज करने वाले थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए मित्रों, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। जिस प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क है ये हमारे बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती है इन सभी को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से जो केंद्रक है ये कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के कारण इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, जो केंद्रक है इस केंद्रक के अंदर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है और उन छोटी छोटी संरचनाओं को केंद्रिका कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, केंद्रक के अंदर जो छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है उनको कहते हैं केंद्रिका। अब देखिए मित्रों, जो केंद्रक है इस केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है और उस द्रव्य का नाम होता है केंद्रक द्रव्य। और उस केंद्रक द्रव्य के अंदर धागेनुमा संरचनाएं होती है, धागेनुमा संरचनाएं होती है और इन धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, जो ये धागेनुमा संरचनाएं होती है इन धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है। यदि अपन केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के अंदर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मुख्य पदार्थों की बात करें तो मुख्य पदार्थ है डीएनए, आरएनए व प्रोटीन। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। और ये जो तीनों के तीनों पदार्थ है ये तीनों के तीनों अनुवांशिक पदार्थ है। और देखिए मित्रों, यदि अपन केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के अंदर भी द्विस्तरीय झिल्ली होती है। तो देखिए मित्रों, जो केंद्रक है इस केंद्रक पर भी द्विस्तरीय झिल्ली होती है। हमारे कोशिका के अंदर जो कोशिकांग थे उनमें भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है उनके अंदर द्विस्तरीय झिल्ली थी और केंद्रक के अंदर भी द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है। परंतु जो राइबोसोम है वो राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो देखिए मित्रों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने कोशिका की सभी संरचना के बारे में पूरी बात की। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।